हाय एवरीवन। अभी हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा होगा सर लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले के दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जाके वो दो लेक्चर्स देखो। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझो। इस लेक्चर में हम परम्यूटेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, बस नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो मैंने लेक्चर 2 में पढ़ाया था, तो वो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो बेस्ट केस होगा कि हम एक एग्जाम्पल लें। ठीक है, हम एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग अपना बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है सर? रीअरेंजिंग लेटर्स। तो आपको दिया क्या गया है? सपोज वी वांट टू रीअरेंज द लेटर्स इन द वर्ड डेटा। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये पहला वर्ड है, लेटर है, सेकंड लेटर है, ये थर्ड लेटर है, ये फोर्थ लेटर है। इसमें से ए लेटर दो बार रिपीट हो रहा है सर, राइट? आप देख सकते हो ए लेटर दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके पास चार ऑब्जेक्ट्स तो है और आप चारों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ उठा के अलग अलग अरेंजमेंट में लिखना चाहते हो, मतलब अलग अलग वर्ड्स क्रिएट करना चाहते हो इनडायरेक्टली। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड क्या बनाएगा? एक नया वर्ड बनाएगा, राइट? तो इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं ऐसे कितने अलग अलग वर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं क्या करूंगा, पहले ए को A1 नाम दे देता हूँ, दूसरे ए को A2 नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा, अगर आप देखोगे, फोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। और चारों ऑब्जेक्ट्स आप एक साथ उठाने वाले हो क्योंकि आपको अलग अलग वर्ड्स क्रिएट करने हैं फोर लेटर्स को यूज करके। तो चारों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ उठाना है। तो आपको बॉक्सेस कितनी जरूरत पड़ेगी सर? 1 2 3 4। तो अभी हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इस बॉक्स में मैं, मेरे पास कितने लेटर्स रखने का ऑप्शन है? मेरे पास चारों में से मैं कोई भी एक लेटर रख सकता हूँ। और अगर मैं रिपीटिशन अलाउ नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ तीन ही लेटर्स बचेंगे। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही लेटर्स का ऑप्शन बचेगा। यहाँ पे मेरे पास फिर सिर्फ एक ही लेटर का ऑप्शन बचेगा अगर मैं रिपीटिशन अलाउ नहीं कर रहा हूं। तो इन टोटल अगर आप देखोगे, आपके पास कितने वर्ड्स क्रिएट करने का ऑप्शन है सर? आप 24 वर्ड्स या फिर 24 वेज है आपके पास इन लेटर्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड क्रिएट करने का। आपके पास 24 वेज है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे ना इसे, ये वर्ड और ये वर्ड देखने में तो लग रहा है कि अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है। पर बैकग्राउंड में हमें पता है कि ये दोनों वर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं डेटा वर्ड के लिए, मतलब दोनों वर्ड सेम ही है क्योंकि A1 इज इक्वल टू A2 है, राइट? एक्चुअल में हमारा A1 इक्वल टू A2 है। तो ये दो वर्ड्स इस 24 वर्ड्स में ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं ऐसा बताना चाहता हूं। पर इन दोनों वर्ड्स को आप सेम एक ही मान सकते हो। वैसे ही 24 में ऐसा भी कोई एक कॉम्बिनेशन होगा जहां पे A2T A1D। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? A1T A2D। ये दो कॉम्बिनेशंस भी ये दो कॉम्बिनेशंस भी आपके 24 वेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं आपको क्या बता सकता हूं, जनरलाइज्ड, मैं आपको जनरलाइज क्या बता सकता हूं, 24 वेज में आपके हर दो वर्ड्स एक सेम वर्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये देखने में तो अलग है क्योंकि यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है, पर ये दोनों वर्ड्स सेम ही है एक तरह से। वैसे ये दो वर्ड्स भी अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, पर ये दोनों वर्ड सेम ही है, राइट? ये वर्ड क्या है? ATAD। तो मैं बोल सकता हूं कि 24 वेज में से हाफ ऑफ द वर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट है क्योंकि हर दो वर्ड्स को मैं एक सिंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, हर दो वर्ड्स को मैं एक सिंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट? तो इनफैक्ट मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, आपने जब माना A1 A2 अलग है तब आपको पता चला कि आपके पास 24 अलग अलग वर्ड्स क्रिएट करने का ऑप्शन है, पर आपने जाना कि हर दो वर्ड एक सिंगल कॉम्बिनेशन बनाता है 24 में।
तो मतलब इन टोटल आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल्स वर्ड्स प्रेजेंट है। मतलब आपके पास सिर्फ 12 यूनिक वर्ड्स हैं या फिर 12 यूनिक वेज है इन लेटर्स को रीअरेंज करने का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हमें पता था कि A1 A2 सेम है, फिर भी हमने समझा कि A1 A2 अलग है, और उसके हिसाब से 24 वेज में आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो लेटर्स का, हमने ऐसे बताया। पर क्योंकि हमें पता है कि A1 A2 सेम है, तो ऐसा उसका एक सिमिलर कोई ना कोई रीअरेंजमेंट होगा। वैसे इसमें भी ऐसा एक सिमिलर रीअरेंजमेंट प्रेजेंट था। तो हाफ ऑफ द वर्ड्स ये सिर्फ यूनिक है, हम ऐसा बता सकते हैं। 24 में सिर्फ हाफ ऑफ द वर्ड्स यूनिक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 24 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसे अभी हम एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। परम्यूटेशंस फॉर नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमारे केस में नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने एग्जांपल क्या लिया था सर, DATA वर्ड का। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स है, राइट, एन का वैल्यू 4 है। व्हेन P ऑफ देम आर ऑफ वन काइंड, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम काइंड का है, राइट, मतलब P का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट, D एंड T डिस्टिंक्ट है। तब उस केस में नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल होते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। इसलिए आपको आंसर आया था 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो है 24 डिवाइडेड बाय 2, जो है 12 वेज। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको सेंस बन रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है सर, नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए। जब उसमें से p ऑफ देम रिपीट, p ऑफ देम आर ऑफ वन काइंड, तो आपको क्या करना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। तो मेरे हिसाब से ये क्रैक करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा आपसे। और एक एग्जांपल लेते हैं फिर भी। जैसे कि वापस से हम नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का केस ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमें रीअरेंजिंग करना है लेटर्स का, और हमारे पास एक नया वर्ड दिया गया है, स्टेटिस्टिक्स। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, मतलब इनफैक्ट ये पूछ रहे हैं कि आप कितने अलग अलग वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो इन सारे लेटर्स को यूज करके। अगर आप देखोगे आपके पास एस एक लेटर है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो, आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो, एक मिनट। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, टी एक ऑब्जेक्ट है, आई एक ऑब्जेक्ट है, एस एक ऑब्जेक्ट है, टी एक ऑब्जेक्ट है, आई एक ऑब्जेक्ट है, सी एक ऑब्जेक्ट है, एस एक ऑब्जेक्ट है। इन टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं सर, एन का वैल्यू 10 है। तो मेरे हिसाब से न्यूमरेटर हमें वरी करने की जरूरत नहीं, न्यूमरेटर 10 फैक्टोरियल होगा, इसलिए मैंने न्यूमरेटर पहले से बनाया है। अभी हमें सिर्फ दिमाग क्या लगाना है सर, हमें दिमाग लगाना है कि कितने रिपीटिशन है। ठीक है, कितना रिपीटिशन है हमें वो जानना है। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूं, और कितनी रिपीटिशन से हम जानते हैं, जैसे कि एस, जैसे कि आपका एस कितने बार रिपीट हो रहा है सर, एक बार, 2 बार, 3 बार, आपका एस रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। आपका एस रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। आपका टी कितने बार रिपीट हो रहा है सर, एक बार, 2 बार, 3 बार। आपका टी भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, आपका ए कितने बार रिपीट हो रहा है सर, ए सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, ए सिर्फ एक ही बार है। आपका आई कितने बार रिपीट हो रहा है, एक बार, 2 बार। आपका आई रिपीट हुआ 2 टाइम्स। वैसे ही आपका सी कितने बार रिपीट हुआ सर, सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन, एस आपका 3 बार रिपीट हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ई आपका 3 बार रिपीट हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई आपका रिपीट हुआ 2 टाइम्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरे हिसाब से ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्रैक करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। आप तो इसे मैंने लिखा भी होगा, और मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। ये इसका आंसर है जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया।
तो ये 10 फैक्टोरियल कैसे आया सर? 10 फैक्टोरियल मेरे हिसाब से आपको पता है कि यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए। ओके, अभी हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, और उससे देखने से पहले जनरलाइज कर देते हैं स्टेटमेंट जो भी अभी हमने सीखा। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन p ऑफ देम आर ऑफ वन काइंड एंड p2 ऑफ देम आर ऑफ वन काइंड एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल। तो अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल से भी सीखा है, तो मेरे हिसाब से आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं बात करूंगा सर्कुलर परम्यूटेशंस के बारे में। अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे और अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे, ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है, राइट? यहाँ पे ए पहला है, यहाँ पे बी पहला है, तो ये डेफिनेटली अलग अलग है। पर अगर आप इसे सर्कल में अरेंज करने के बारे में सोचोगे, तो आप देख सकते हो कि मैंने ए के बाद बी लिखा है, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो मैंने बी के बाद सी यहाँ पे लिखा, और सी के बाद डी आता है, तो मैंने सी के बाद डी यहाँ पे लिखा। ओके, अब मैं इसका भी सर्कुलर अरेंजमेंट देखता हूँ। बी के बाद मुझे सी लिखना है, तो बी के बाद मैंने सी लिखा। सी के बाद मुझे डी लिखना है, तो मैंने सी के बाद डी लिखा। और डी के बाद मुझे ए लिखना है, तो मैंने डी के बाद ए लिखा। ओके, तो अभी तक हमने देखा था कि जब मैं लीनियर अरेंजमेंट के बारे में बात करता हूँ, ये दोनों केसेस अलग अलग है। ए बी सी डी आपका अलग अरेंजमेंट है, बी सी डी ए आपका अलग अरेंजमेंट है। अगर मैं सेम यहाँ पे प्लॉट करूंगा, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा ए का राइट साइड में जब भी मैं जाता हूं, क्लॉकवाइज जब भी मैं देखता हूं, मुझे बी दिखाई देता है। और अभी भी मैं ए के क्लॉकवाइज देख रहा हूं, तो मुझे बी दिखाई दे रहा है। जब मैं बी के क्लॉकवाइज देखता हूं, तो मुझे सी दिखाई देता है। जब मैं बी के क्लॉकवाइज देख रहा हूं, तो मुझे सी दिखाई देता है। यदि मैं सी के क्लॉकवाइज देखता हूं, तो मुझे डी दिखाई देता है। यदि मैं सी के क्लॉकवाइज देखता हूं, तो मुझे डी दिखाई देता है। यदि मैं डी के क्लॉकवाइज देखता हूं, तो मुझे ए दिखाई देता है। तो यहां पे भी मुझे वो सेम दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको क्या बताना चाहता हूं, आपका लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है कि सेम हो, अलग अलग हो, सॉरी, ए बी सी डी बी सी डी ए अलग अलग हो, पर हमने देखा कि वो सेम जब भी हम सर्कल में इम्पोज करने के बारे में सोचते हैं, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करने के बारे में सोचते हैं, ये दोनों अरेंजमेंट सेम है सर। क्योंकि हर एलिमेंट का राइट साइड जब भी मैं देख रहा हूँ, क्लॉकवाइज जब भी मैं मूव कर रहा हूँ, मुझे सेम एलिमेंट मिल रहा है। ए जब भी क्लॉकवाइज मूव करता है, उसे बी दिखाई देता है। ए जब भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसे बी दिखाई दे रहा है। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस को काउंट करने का तरीका कुछ तो अलग होना चाहिए। तो वो अभी हम सीखने वाले हैं। अभी तक हमने रो में कैसे अरेंजमेंट करते हैं वो सीखा, या फिर लीनियर अरेंजमेंट कैसे हमने सीखा। अभी हम सीखना चाहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, या फिर सर्कुलर परम्यूटेशंस हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपके पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आपने क्या डिसीजन लिया सर? आपने ए को फिक्स करने के बारे में डिसीजन लिया, और बीसीडी को अगर आप वेरिएशन देखोगे, तो आपके पास ऐसे 6 वेरिएशंस पॉसिबल है। तो इसे अभी हम सर्कल में देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए बी सी डी को यहाँ पे प्लॉट किया है। ए के बाद बी आना चाहिए, राइट? ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। भाई मैं अपना सेकंड अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ। ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद बी के बाद डी के बाद सी। अभी मैं अपना थर्ड अरेंजमेंट आपको बता रहा हूँ, ये वाला। ए के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद डी आना चाहिए। अभी हम अपना फोर्थ अरेंजमेंट देखते हैं। ए के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद बी आना चाहिए। अभी हम अपना फिफ्थ अरेंजमेंट देखते हैं। ए के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए। अभी हम अपना लास्ट अरेंजमेंट देखते हैं। ए के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद बी आना चाहिए। ओके, तो इनफैक्ट मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे, जब भी आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे, तभी आपको क्या करना होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दो, और सिर्फ बाकी सबको अरेंज करने के बारे में सोचो। ठीक है?
अगर आप यहाँ पे ए फिक्स किए हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ए फिक्स किया है और बीसीडी को मैंने अरेंज किया 6 पॉसिबल वेज में, और उसे मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लॉट किया, तो कुछ ऐसा पिक्चरिकली हमें दिखाई दे रहा है। और यही 6 पॉसिबल वेज पॉसिबल है जब भी आपके पास 4 अल्फाबेट्स होते हैं या फिर 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैं आपको प्रूव करूंगा, ठीक है, थोड़ी ही देर में। और अभी के लिए इसे एज ए फैक्ट ले लो कि अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी, अगर आप इसके सारे सर्कुलर वेरिएशंस अरेंजमेंट के प्लॉट करना चाहते हो, तो आपको किसी भी एक लेटर को फिक्स करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सब में मैंने ए को फिक्स किया है और मैंने सिर्फ बीसीडी का अरेंजमेंट देखा है, तो मेरे पास 6 वेज पॉसिबल हो पाए सर, मेरे पास 6 वेज पॉसिबल हो पाए। मैंने यहाँ पे ए को फिक्स किया है, पर हो सकता है कि आप बी को फिक्स करने के बारे में सोच सकते थे, हो सकता है आप सी को फिक्स करने के बारे में सोच सकते थे, हो सकता है आप डी को फिक्स करने के बारे में सोच सकते थे, पर फाइनली पिक्चोरिकली सेम होता। ये मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी। और अभी एज अ फैक्ट ले लो, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कोई भी एक फिक्स करना है और बाकी के वेरिएशन सिर्फ सोचने हैं। लीनियर सोचो सबसे पहले, फिर उसे प्लॉट कर दो सर्कुलर में। जैसे कि जैसे कि अभी मैंने बी को फिक्स किया, तो बी के ऐसे 6 वेरिएशंस पॉसिबल है, ये हमने सीखा हुआ है अपने पहले लेक्चर में, और उसको मैंने पिक्चोरिकली यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। जैसे आपको बता देता हूं, बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी सी ए, बी डी सी ए। अभी मैं आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, आप किसी भी लेटर को फिक्स कर सकते हो। मैंने अपने पुराने वाले में ए को फिक्स किया था, अभी वाले में मैंने बी को फिक्स किया है, पर ये दोनों सेम है। मैं आपको भी ये प्रूव करूंगा। जैसे कि मैंने इस वाले केस में ए को फिक्स किया है और इस वाले केस में मैंने बी को फिक्स किया है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि ये मेरा पहला अरेंजमेंट ए बी सी डी किससे सिमिलर है सर। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप देख सकते हो ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। ये आपको कहां पे दिखाई दे रहा है सर? ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, राइट? तो मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशंस ऑफ अरेंजमेंट सेम है, मतलब ये दोनों अरेंजमेंट सेम है। यहां पे बी ऊपर है उससे कुछ नहीं होता, आपको क्लॉकवाइज देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, यहाँ पे भी ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, राइट? वैसे अभी ये वाला अरेंजमेंट हमें यहाँ पे कहीं मिलता है क्या, देखना है। ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद सी आना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, राइट? तो ये दो अरेंजमेंट सेम है। और अभी इसे चेक करते हैं। ए के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद डी आना चाहिए। ए के बाद सी कहाँ पे आ रहा है? ओके, यहाँ पे आ रहा है। ए के बाद सी यहाँ पे आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी। तो ये दोनों अरेंजमेंट सेम है, ओके। और अगर मैं ये वाले अरेंजमेंट की बात करूं, ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, तो ये दोनों अरेंजमेंट्स भी सेम है। अब ये वाले अरेंजमेंट को देखते हैं। ए के बाद डी आना चाहिए सर, डी के बाद बी आना चाहिए सर, बी के बाद सी आना चाहिए, ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी। तो ये दोनों अरेंजमेंट भी सेम है। और डेफिनेटली अभी आप ये दो अरेंजमेंट देख सकते हो, ये भी अरेंजमेंट सेम है। तो मैंने ए को फिक्स किया या फिर मैंने बी को फिक्स किया, ये मैटर ही नहीं करता। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप अगर आपके पास ए बी सी डी ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, अगर आप ए को फिक्स करते हो और इन तीनों का वेरिएशंस ट्राई करते हो और उसे सर्कुलर में कन्वर्ट करते हो, या फिर आप बी को फिक्स करते हो और ए सी डी का वेरिएशन ट्राई करते हो, या फिर आप
सी को फिक्स करते हो और ए बी डी का वेरिएशन ट्राई करते हो, या फिर, ठीक है, और वाला बता रहा हूं मैं कंडीशन, और डी को फिक्स करते हो और एबीसी का वेरिएशन ट्राई करते हो, ये सारे केसेस सेम होंगे। तो मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपके पास कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं सर? 4 - 1 अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। 4 - 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। जैसे कि यहां पे क्या आ रहा है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2, 6 वेज, राइट। मेरे पास सिर्फ 6 वेज ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है, जो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो, द नंबर ऑफ वेज of n distinct objects can be rearranged in a circle is n - 1 factorial। यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट काउंट समझा है, ठीक है। जैसे कि हम अपने पुराने एग्जाम्पल में जाते हैं, यहां पे ही देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अ, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है, और ए बी सी डी, ठीक है, यहां पे क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो बी आता है, बी भी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो सी आता है, सी भी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो डी आता है, ठीक है। पर यहां पे ए एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो बी आता है, बी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो सी आता है, सी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो डी आता है, राइट। आपने इन दोनों कॉम्बिनेशंस को अलग अलग समझा है, अरेंजमेंट को अलग अलग समझा है। आपने इस अरेंजमेंट को और इस अरेंजमेंट को अलग अलग समझा है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलग अलग नहीं समझोगे, अगर आप अलग, जैसे मैंने अभी जो आपको n - 1 फैक्टोरियल ये फॉर्मूला बताया, ये तब वैलिड है जब भी आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट काउंट समझ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपने सिर्फ क्लॉकवाइज ध्यान दिया सर, और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम नहीं है बताया, ठीक है। कर्सर गायब हो गया, ठीक है। अगर आपको तो भी नहीं समझ आया तो वापस से एक बार मैं थोड़ा अपना मेहनत कर लेता हूं आप पे। जैसे कि ये 6 के 6 अरेंजमेंट हम अलग है बता रहे हैं, ये 6 के 6 अरेंजमेंट हम अलग है बता रहे हैं। पर अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, आपको हर एक कॉम्बिनेशन के लिए एक सिमिलर मिलेगा, अगर आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम है समझते हो। अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है समझोगे, तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में सी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए। तो मुझे समझना होगा कि ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम है सर, राइट। ये अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप अलग अलग काउंट नहीं समझ रहे हो। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है कि नहीं। अगर सेम है दिया गया है तो ये और ये वाला अरेंजमेंट सेम है। वैसे ही बी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, जब भी हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में ढूंढो, बी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। तो मतलब ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट भी सेम है। अगर आप अभी सिर्फ ये वाले को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सेम है, ओके। बी के बाद ए आता है, और यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज में बी के बाद ए आता है। तो मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूं, जब भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप अलग अलग समझते हो, तब आप बता रहे हो कि n - 1 फैक्टोरियल वेज है। पर अगर आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम काउंट समझते हो, तो आपके पास कितने पॉसिबल वेज हो गए सर? n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको याद रखना है सर, ये आपको याद रखना है। और मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप वापस से लेक्चर थोड़ा पीछे जाके देखोगे, थोड़ा और सेंस बनाने की कोशिश करोगे, ओके। अभी मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ परम्यूटेशंस का। कौन से वाले केस के लिए सर? जब भी आपके पास n
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, और उसमें से आप आर ऑब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हो एक टाइम पे, जहां पे आर लेस देन इक्वल टू एन कुछ भी हो सकता है, लेस देन एन भी हो सकता है, इक्वल टू एन भी हो सकता है। ओके, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप आर ऑब्जेक्ट्स उठा के उसे रीअरेंज करना चाहते हो अलग अलग पॉसिबल वेज में, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो अभी से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, आप अभी तक आपने जो भी एग्जांपल्स किए हैं आपको सेम आंसर देगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, पर फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देना चाहता था। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है सर, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, जब ये वाला कंडीशन दिया होगा जहां पे एन का वैल्यू, एन का आंसर है सॉरी, एन इक्वल टू 7 है, तो हम ये अचीव कर सकते हैं कि नहीं देखते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, क्या आप इस एन माइनस 2 फैक्टोरियल को ऐसा देख सकते हो, एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। आप इस एन माइनस 2 फैक्टोरियल को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मैं वही यहां पे करूंगा, मैं एन माइनस 2 के जगह वो एक्सप्रेशन लिख देता हूं, एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं, ये एन फैक्टोरियल कैंसल आउट हो रहा है, ये एन फैक्टोरियल कैंसल आउट हो रहा है, ये एन माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो रहा है, और ये भी एन माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो रहा है। तो जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू 20। ओके, तो अभी हम बाकी सारी चीजें इरेज कर देते हैं ताकि हम आंसर फाइंड आउट कर सके, एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। ये सब कुछ मैं इरेज कर दिया हूं। ओके, अब इसका एनालिसिस हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये क्या आ सकता है सर, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस 5n, ठीक है, 6 माइनस 20 माइनस 14 आंसर आता है, माइनस 14 आंसर आता है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है, एन स्क्वायर माइनस, आप इसे लिख सकते हो 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, -7n प्लस 2n माइनस 5n बन जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि -7 इंटू 2 में करता हूं तो -14 आंसर आता है। आप थोड़ा देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये मैं सिखाना नहीं चाहता इस लेक्चर में। तो n इंटू एन माइनस 7, अगर आप n कॉमन लोगे इस एक्सप्रेशन में, प्लस 2 इंटू एन माइनस 7, अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, तो ये फर्दर सिंप्लीफाइड किस में होगा सर, n प्लस 2 इंटू एन माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम बाकी सारी चीजें इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम अपने फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं जो हमें हेल्प करेगा एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे इक्वेशन के हिसाब से सर दो वैल्यूज पॉसिबल है, एन प्लस 2 इक्वल टू 0 और एन माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एन का वैल्यू आइदर -2 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। पर क्योंकि आपको पता है कि आप -2 ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ सेंस नहीं बनाता, -2 ऑब्जेक्ट्स कुछ सेंस नहीं बनाता, 7 ऑब्जेक्ट्स सेंस बनाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 7, जो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर राइट है, हमारा एनालिसिस राइट है। ओके,
अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है कि हम आर के लिए सॉल्व कर रहे हैं सर, तो हमें आर का वैल्यू फाइंड करना है, पर फॉर्मूला फाइनली सेम रहता है। जैसे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए करना है हमें, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - R फैक्टोरियल, आप समझ सकते हो राइट। आपने इस वाले पार्ट को किया, इज इक्वल टू 2 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - R - 1। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, फैक्टोरियल, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप क्या गलती करोगे बताता हूं, 6 - R - 1 लिख दोगे, पर अभी आप इसे, इस पूरे को ब्रैकेट में समझना इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा क्या, जब भी आप ब्रैकेट खोलोगे ना, जब भी आप ये ब्रैकेट खोलोगे तब ये प्लस बन जाएगा। आप यही गलती करोगे और आप फंस जाओगे। आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, बहुत गंदा फंसोगे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - R फैक्टोरियल, और 2 × 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 7 - R फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ओके, क्या मैं 7 - R फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ, 7 - R फैक्टोरियल को 7 - R इंटू 7 - R - 1 इंटू 7 - R - 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने जो अभी तक आपको सिखाया था वही मैं कर रहा हूँ, मैं -1 करते जा रहा हूँ। और राइट, यहाँ पे मैंने 7 - R था तो मैंने -1 किया सबसे पहले, उसके बाद -2 किया। तो अगर आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन के निकलेगा पता है, ये बन के निकलेगा 7 - R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 - R इंटू 6 - R इंटू 5 - R फैक्टोरियल, राइट। तो अभी मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, और मैं 7 - R फैक्टोरियल की जगह ये यूज करूंगा, 7 - R फैक्टोरियल की जगह। चलो ये यूज कर लेते हैं, 7 - R इंटू 6 - R इंटू 5 - R द होल फैक्टोरियल, 5 - R फैक्टोरियल। तो 5 - R फैक्टोरियल, 5 - R फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे मैंने R की जगह 5 लिख दिया, तो यहाँ पे R लिख देते हैं। ये R 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो इन शॉर्ट आप देख सकते हो 7 - R इंटू 6 - R इज इक्वल टू 12। ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आएगा 42 -7R -6R प्लस R² -12 = 0। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये R² -13R माइनस, नहीं प्लस आएगा, +30 = 0। तो इस एक्सप्रेशन को अभी आपको सॉल्व करना है ताकि आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा आएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, R-3 R-10 = 0। तो आपको R के वैल्यूज आते हैं 3 और 10। ठीक है, मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, ये आपका पार्ट है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो R-3 इंटू R-10 = 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास दोनों R के वैल्यूज पॉजिटिव आए हैं, 3 एंड 10। इसमें से आपको एक वैल्यू चूज करना है सर। तो मैंने हमेशा से आपको एक कंडीशन लिख के दी थी, वो कंडीशन क्या थी सर, आपका R हैज टू बी लेस देन इक्वल टू n, राइट। आपका n यहाँ पे 6 है, यहाँ पे n यहाँ पे 5 है, राइट। तो मतलब n को लेस देन 5 होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका r का वैल्यू 3 है, और वही आपका यहाँ पे आंसर भी है। मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे,
और ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, जहाँ पे आपको आर के लिए सॉल्व करना था। ओके, तो इतना ही मैंने अपने इस लेक्चर में रखने के बारे में सोचा है। नेक्स्ट डिस्कशन हम अपने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।